हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हाँ जी बच्चे, मैं इस वीडियो में जो कवर कराने वाला हूँ साहब एफ आर की अमेंडमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट सर मई 20 जो कि अभी जुलाई के अंदर एग्जाम होंगे आपके एक्सपेक्टेड है साहब जो, ठीक है। और नवंबर के अंदर से जो एग्जाम है, नवंबर अटेम्प्ट, उसके लिए रेलिवेंट है। हालांकि जो नवंबर के लिए आरटीपी आएगी, अगर उसमें कुछ भी नया आया साहब तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक, ओल्ड कोर्स के बच्चे खासकर थोड़े से इस तरह से बातें करते हैं आजकल कि यार अब तो न्यू कोर्स आ गया, हमें अमेंडमेंट कोई नहीं कराता, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, न्यू कोर्स वाले बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, न्यू कोर्स में इंडेस 116 इंसर्ट हुआ है, जिसकी सारी की सारी वीडियो सर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। आप वहां पे उन वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए अगर आप न्यू कोर्स के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये केवल और केवल ओल्ड कोर्स के बच्चे के लिए रेलिवेंट है। ठीक, ओल्ड कोर्स वाले बच्चों, अगर आपका कोई भी दोस्त न्यू कोर्स में है तो आप उन्हें हमारी इंडेस 116 की वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, अब इस वीडियो में सर मैं क्या क्या कवर कराने वाला हूं। अगर आप मई 20 की आरटीपी देखोगे तो आरटीपी के अंदर सर बड़ी सारी अमेंडमेंट दे रखी है ओल्ड एफआर के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, ये वीडियो ओल्ड एफआर के बच्चे के लिए रेलिवेंट। ठीक, बड़ी सारी सर आपको अमेंडमेंट दे रखी है, लेकिन वो सारी की सारी अमेंडमेंट पुरानी है साहब, वो हमने कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर कर ली है। ठीक, अच्छा, जो अब आपके लिए जो नई अमेंडमेंट आई वो क्या है, इंडेस 116 आया है। जैसे आप लोगों ने लीज का एस 19 पढ़ रखा होगा, एस 19 के कोरस्पोंडिंग आपने इंडेस 17 पढ़ा होगा। अब इंडेस 17 हट गया साहब, 1 अप्रैल 19 से जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटी साहब जिनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है, अब वो इंडेस 116 अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए, इंडेस 116 के वजह से साहब आपके सिलेबस में दो बड़े चेंज आए साहब। एक तो आपको जो डिफरेंस पढ़ना होता है एएस के और इंडेस के अकॉर्डिंग, तो वो बेसिकली किस में पढ़ना पड़ेगा आपको, एएस 19 विद इंडेस 116। ठीक है, और सेकंड जो आप कार्व आउट पढ़ते थे इंडेस 17 का आईएस 17 के साथ, अब आपको कार्व आउट पढ़ना पड़ेगा इंडेस 116 का किसके साथ साहब, आईएफआरएस 16 के साथ। ठीक, बेटा मैं एक बात और बता देता हूं, 99% ये उम्मीद है साहब कि आपसे डिफरेंस या कार्व आउट ही पूछे जाएंगे, लेकिन अगर वो लीज का कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता साहब तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा अभी। ठीक, अगर आप न्यू कोर्स के बच्चे से पूछेंगे साहब तो अराउंड बेटा मैंने 17 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग की है न्यू एफआर के अंदर साहब, जिसमें इंडेस 116 कवर किया गया है। और इतना ही नहीं, साथ में जो इंडेस 116 बेटा हम लोगों ने कवर किया है 17 घंटे के अंदर, उसमें पता क्या किया है सॉरी बेटा, उसमें हम लोगों ने ना हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। मतलब सर, मतलब बेटा हम लोगों ने उसमें हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, अगर मैं डिक्टेट करा के कराता तो कम से कम 25 घंटे उसमें लग जाते साहब। ठीक है, लेकिन ओल्ड कोर्स के लिए सर जो ये रेलिवेंट है मैं आपके साथ कराऊंगा बेटा उसको डिस्कस, उसमें मैक्सिमम हमें 40 से 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे का दिल करे नहीं सर हमें डिटेल पढ़ना है तो डिटेल के लिए बेटा आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए साहब, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल भी कराऊंगा। जैसे अगर आप लोगों ने हमारी एक वीडियो देखी होगी साहब, तो मई 19 के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी अमेंडमेंट के नाम से, उसके अंदर बेसिकली मैंने पता क्या कवर किया था, इंडेस 115 कवर किया था। और इंडेस 115 मैंने एक एग्जाम्पल से कवर किया था साहब, सेम हम एक एग्जाम्पल इंडेस 116 का भी आपको यहाँ पे कराएंगे साहब। ठीक, क्योंकि अब मैं आपके साथ सर डायरेक्ट अगर डिफरेंस डिस्कस करूंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा ही नहीं। सर क्यों समझ में नहीं आएगा बेटा, आपको बेस ही नहीं पता होगा, इसलिए हम पहले क्या करेंगे आपके साथ इंडेस 116 का बेस बनाएंगे साहब। ठीक है, चलिए, एएस 19 में जब आपने पढ़ा होगा साहब तो लीज पढ़ा होगा। ठीक है, एएस 19 के अकॉर्डिंग लीज किसे बोलते हैं साहब, लीज का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपनी असेट को किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देता है साहब। ठीक है, बदले में क्या लेता, कंसिडरेशन लेता। कंसिडरेशन वो एज ए लमसम ले सकता है या सीरीज में ले सकता है साहब। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी असेट को किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पे देता साहब तो उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, लेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसर। बोलो लेसर कौन होता है, असेट मेरी तू यूज कर बदले में पैसे दे। ठीक है, इस टर्म एंड कंडीशन में जो व्यक्ति ये कंडीशन लगा तो उसे लेसर बोलते हैं, और जिसके साथ ये कंडीशन लगी है मतलब जो असेट को यूज करेगा और जो बदले में पेमेंटें करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लेसी बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों ने आगे देखो साहब तो लेसर जो होता है वो लीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई करता है। एक का नाम होता है साहब क्या, फाइनेंस लीज, और एक का नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, आपको क्या करना होता है, अगर असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर किया, ये मैं एएस 19 के बारे में बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है,
अगर असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर किया साहब और साथ में 5 में से कोई एक एग्जांपल फिट बैठता है तो वो फाइनेंस लीज बनेगा, बाकी क्या बन जाएगा साहब, बाकी आपका ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। ठीक है, इधर लेसी की बात करते हैं। बेटा मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक बात यहां पे बता देता हूं, ओल्ड कोर्स की अराउंड 60% से ज्यादा सिलेबस की कवरेज की रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं सर। वहां पे जैसे AS19 की अगर मैं बात करूं, AS19 मैंने मुश्किल से 45 मिनट्स के अंदर करा रखा साहब। ठीक है, बट उसमें मैंने एक एक चीज कवर की है। अगर मैं लेसी की बात करूँ तो लेसी के लिए भी लीज को 2 हिस्सों बांटा गया, कौन कौन सा, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ए लीज इज ए फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों, चाहे लेसर और लेसी उठा, सेम बेस लेके क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इंड AS 116 की बात करूं, चलो मैं एक काम करता हूं, इंड AS 116 से पहले आपको इंड AS 17 के बारे में ब्रॉडली बता देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने अगर कंपैरिजन पढ़ा होगा तो किस किस में पढ़ा होगा, AS19 और इंड AS 17 में। इंड AS 17 और AS19 में जो आपने कंपैरिजन पढ़ा होगा, कोई ज्यादा बड़ा कंपैरिजन नहीं था साहब, हल्के फुल्के से पॉइंट थे, क्योंकि कोई ज्यादा बदलाव नहीं था। जो बात AS19 कहता था ऑलमोस्ट वही बात है साहब कौन कहता था, इंड AS 17 कहता था। लेकिन सर इंड AS 116 में बहुत बड़ा चेंज है साहब। सबसे बड़ा चेंज क्या है साहब, सबसे बड़ा चेंज है कि जो लेसी अपने यहां पे लीज का क्लासिफिकेशन करता था, अब लेसी अपने यहां पे लीज का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ लेसी। अब आप बोलोगे सर ये सही हुआ या गलत हुआ, बेटा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही हुआ। आइए हम आपको बताते हैं सर ये सही कैसे हुआ। ठीक है, लेसी अपने यहां पे क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो, दोनों लीज को वो एक ही तरीके से रिकॉर्ड करेगा। और वो कैसे रिकॉर्ड करेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेटा एक बार ये डिस्कस करते हैं कि जो बदलाव आया है इंड AS 116 में कि लेसी अपने यहां पे लीज को क्लासिफाई नहीं करेगा कि लीज ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है साहब, उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना साहब। बेटा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक हुआ है सर। क्यों, आपसे एक बात पूछता हूं, कैन यू टेल मी कि लाइबिलिटी क्या होती है? सर बिल्कुल बता सकते हैं हम, कोई भी ऐसी कमिटमेंट जिसमें पास्ट इवेंट हुआ हो और जिसकी सेटलमेंट हम फ्यूचर में करते हो साहब, और फ्यूचर में जो सेटलमेंट करते हैं साहब हम अमाउंट दे के, मतलब रिसोर्स का आउटफ्लो करके करते हैं, और जिसके अंदर सर अमाउंट पहले से डिटरमाइन होता है। फिर से बोलना, लाइबिलिटी का मतलब होता है पास्ट इवेंट की वजह से फ्यूचर में ऑब्लिगेशन को सेटल करना। ठीक है, जैसे आपने किसी से माल खरीद लिया साहब, अब आपको पैसे देने। ठीक है, आपने असेट को लीज पे ले लिया, अब आपको क्या पे करना, रेंट पे करना। आइए सर इसी बात को लेके आगे डिस्कस करते हैं। बेटा एक ए बंदा है, ए लिमिटेड, ठीक है, उसने क्या किया, 2 मशीन लीज पे ले ली। कौन कौन सी, एक मशीन ए और एक मशीन बी। ठीक है, जो दोनों मशीन लीज पे ली उसने कैसे ली साहब, देखना मेरी बात सुनना ध्यान से। इसको लिया 15 ईयर्स के लिए एट द रेट ₹1 लाख पर एनम लीज रेंट। और जो मशीन बी ली है वो भी ली है 15 ईयर्स के लिए एट द रेट 1 लाख पर एनम लीज रेंटल। ठीक, अब आप मेरी बात सुनना। सबसे पहले ए लिमिटेड क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा कि जो भी लीज है उसके लिए ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज। ठीक है, अगर वो मशीन ए में कंडीशन लगा लगा के देखेगा तो 5 एग्जांपल में से किसी एक एग्जांपल में अगर वो फिट बैठ गया साहब, तो ये उसके लिए क्या बैठेगा, फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको AS19 की कर रहा हूं। ठीक, अगर मैं मशीन बी की बात करूं साहब, तो मशीन बी में भी वो क्या करेगा, सेम कंडीशन लगा के देखेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल में कुछ फर्दर बातें करते हैं। जो इकोनॉमिक लाइफ है मशीन की, इकोनॉमिक लाइफ मैं पूरा लिख देता हूं इसको, इसकी है 15 ईयर्स और इसकी है 25। अब सर मान लो बाकी कोई भी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता, एक एग्जाम्पल है साहब, मतलब एग्जाम्पल इसलिए कहता हूं मैं, इंडिकेटरी एग्जाम्पल बोल सकते हैं फाइनेंस लीज के अंदर, कि जब असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है और 5 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल फिट बैठता है तो उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज। ठीक है, अब आप ध्यान सुनना साहब, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो फाइनेंस लीज बैठ जाएगा। अगर फाइनेंस लीज बैठ गया साहब तो आप यहां पे एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी या लीज पेबल। ठीक है, या लेसर अकाउंट, जो आपका दिल करे। ठीक, उस केस में आप क्या करोगे, 1 लाख को
15 साल के हिसाब से सर पीवी निकालोगे उसकी और लाइबिलिटी बुक कर लोगे। मैं मोटे मोटे तौर पे मान के चल रहा हूं, मान लो ये लाइबिलिटी सर 9 लाख रुपए आ गई, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर जो भी था उसके हिसाब से। तो यहां पे आप पता है क्या एंट्री करने वाले हो, यहां आप एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू लेस 9 लाख। अच्छा, अगर यहां की बात करूं मैं, तो ये बैठ गया आपके लिए ऑपरेटिंग लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज बन गया तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप क्या करोगे सर, 15 साल का 15 लाख रेंट हो गया, हर साल 1 लाख रुपए रेंट बुक करोगे और 1 लाख की पेमेंट करोगे, आपकी किताबों में कोई लाइबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, जो मशीन ए आपने लीज पे ली है उस पे आप अल्टीमेट एब्सोल्यूट अमाउंट में, प्रेजेंट वैल्यू भूल जाओ, कितने पैसे की पेमेंट करने वाले हो? आप बोलोगे सर हम तो 15 लाख की पेमेंट करने वाले। वेरी गुड। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं मशीन बी के बारे में आपसे पूछूं, तो मशीन बी के ऊपर भी आप अल्टीमेट कितने की पेमेंट करने वाले हो? आप बोलोगे सर हम वहां पे भी 15 लाख की पेमेंट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से ड्रॉबैक देखें साहब, तो यहां तो आप लाइबिलिटी 0 दिखा रहे हो और यहां लाइबिलिटी सर आप कितनी दिखा रहे हो, 9 लाख की दिखा रहे हो। इसका मतलब बेटा हमारे एएस में सबसे बड़ा फॉल्ट यही है ऑपरेटिंग लीज में, कि ऑपरेटिंग लीज में कमिटमेंट होते हुए भी आपको पता है ये पेमेंट आपने करनी है, आप अपनी किताबों से लाइबिलिटी गायब कर देते हो। इसलिए सर इंडेस 116 बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। इंडेस जो 17 था साहब उसके अंदर भी ये ड्रॉबैक था बेटा, इसको दूर करने के लिए सर इंडेस 116 आया है, ठीक है, जो कि IFRS 16 का कोरस्पॉन्डिंग सर इंडिया में इंडेस है, ठीक। चलिए अब यहां पे अगर आप बात करें तो आप बोलोगे सर अब हमें क्या करना है, क्या लेसी की बुक्स में सर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगे या सेम ट्रीटमेंट रहेंगे? अभी बात करेंगे बेटा उसके ऊपर। अब आप एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लिखें, ठीक है, आइए एग्जांपल लिखते हैं। सर मैंने कहा हाँ जी, अगर मान लो असेट को आपने 1 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो बेटा असेट को अगर आप 1 साल के लिए लीज पे लेते हो तो उसे इंड एस 116 में शॉर्ट टर्म लीज बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म लीज में सर आप जैसे ऑपरेटिंग लीज में ट्रीटमेंट करते हैं ना, ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ बातें बेटा ऐसी है जो टेक्निकली हो सकता है मैं अगर न्यू कोर्स वाले को पढ़ा रहा हूं तो मैं उसे डिफरेंट तरीके से बोलूं, डिटेल में बोलूं, लेकिन आपके लिए बेटा हो सकता है मैं तरीका कुछ और अपना लूं, लेकिन अल्टीमेट सर बेस वही रहेगा। इसलिए आप मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसी एसेट जिसको आप लीज पे 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हो बेटा, तो वहां पे देर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। हालांकि शॉर्ट टर्म लीज में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं सर शॉर्ट टर्म लीज में इंड एस 116 एग्जाम्पशन देता है, जो मैं अकाउंटिंग आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा वो उसके लिए कहता है कि आपकी मर्जी, चाहो तो ये अकाउंटिंग कर लो, नहीं तो क्या करो उसे एज ए रेंट मान के पिंडल अकाउंट में डाल दो। बस आप इतना समझ लो, आपके लिए इतना रेलिवेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड टू कवर ए मशीन ऑन लीज फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए मशीन लीज पे ले ली, लीज रेंटल 1 लाख पर एनम, पेबल एट ईयर एंड, ठीक है। लीज टर्म ऊपर 5 साल हो ही गया। डिस्काउंट फैक्टर जिसे बेटा आप प्यार से IRR बोलते हो, ठीक है, 15% पर एनम। कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एंड राइट ऑफ यूज एसेट। बेटा एक बार आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए, फिर हम इसके बारे में सर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और आप इसे आराम से पढ़िए। आपने ये एग्जाम्पल बेटा एग्जाम में भी करके जाना है। अगर वो आपसे इंडेस 116 का क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल, तो यही एग्जाम्पल पूछेंगे, इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाएंगे आपके साथ, ठीक है। अगर जाएंगे तो बेटा वो फिर थ्योरेटिकली जाएंगे, ठीक। चलिए आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, जल्दी से इसको पढ़िए और सोचिए अब हमें क्या करना है।
बेटा मैं यहां से इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपको कम से कम 4-5 डिफरेंस बता दूंगा AS19 और इंडेस 116 के अंदर। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं आपके साथ ना ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस नहीं पढ़ने वाला साहब, मैं आपको ये एग्जांपल कराकर इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा, फिर वो डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कार्व आउट करेंगे, ठीक। देखिए बेटा क्या होता है, जब आप किसी भी एसेट को लीज पे लेते हो साहब, तो सबसे पहले आप क्या काम करते होंगे, फिर हम असेट पे कब्जा कर लेते होंगे ना, गलत बात। आप करते होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल। सबसे पहले बेटा आप टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनल करते होंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद क्या काम करते होंगे सर, उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं। और सर उसके बाद जो लेसर होता है वो हमें असेट हैंडओवर कर देता है, हम असेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे उसके बाद क्या होता है, लेसर हैंडओवर द असेट टू लेसी, लेसर लेसी को असेट हैंडओवर कर देता है, ठीक है। आइए, दो नए कंसेप्ट जोड़े गए हैं इंडेस 116 के अंदर, जो कि AS19 में नहीं थे, हालांकि वो कंसेप्ट इंडेस 17 में भी थे, ठीक है। कोई भी ऐसी डेट जिस डेट पे आप टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करते हो या एग्रीमेंट साइन करते हो, उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी, कौन सी डेट होगी इन दोनों में से, अर्लीस्ट डेट वो कहलाएगी बेटा आपकी डेट ऑफ इंसेप्शन। इंसेप्शन डेट लिख दे, इंसेप्शन डेट ऑफ लीज, इंसेप्शन डेट ऑफ लीज। बोलिए सबसे पहले क्या होगा साहब, सबसे पहले लीज का एग्रीमेंट होगा या टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल होगी, उन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो कहलाएगी इंसेप्शन डेट ऑफ लीज। इंसेप्शन डेट ऑफ लीज की क्या रेलिवेंसी है इंडेस 116 में सर, उस दिन आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, आइडेंटी टू बी आइडेंटिफाई whether कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीज। सर इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, इंडेस 116 में जो बड़ा बदलाव आया है ना, वो सेकंड बदलाव आया है। पहला बदलाव तो सर ये आया है कि देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ लीज एज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, और जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया बेटा वो आया है लीज की डेफिनेशन। लीज की डेफिनेशन में, हालांकि अगर आप डेफिनेशन को रीड करोगे तो हो सकता है AS19 में और इंडेस 116 में डेफिनेशन आपको सेम लगे, लेकिन साहब इन्होंने क्या किया है, कुछ कंडीशन लगा दी लीज में। जैसे 4 कंडीशन लगाई। सबसे पहले, जब भी कोई भी असेट लीज पे दी जाती है साहब, तो वो असेट आइडेंटिफाइड हो। क्या हो, आइडेंटिफाइड। अब आप बोलोगे आइडेंटिफाइड असेट कौन सी होती है साहब, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक कार वाले को बोला कि भाई साहब मेरा ना एक मतलब मेरा ऑफिस है साहब, ठीक है, मेरे यहाँ पे कस्टमर आते जाते रहते हैं और कस्टमर सारे बाहर से आते दिल्ली से ना, और वो जनरली एयरपोर्ट के मतलब बाई एयर आते हैं, तो एयरपोर्ट से उनको लाने ले जाने के लिए हमने गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। हमने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी साहब, हमने गाड़ी लीज पे ले रखी, ठीक। अब गाड़ी लीज पे ले रखी साहब, ध्यान सुनना, मैंने एक्स लिमिटेड कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि वो मेरे गेस्ट को लाने ले जाने के लिए कार प्रोवाइड करेगा। कार कौन सी होगी, क्या मॉडल होगा, क्या नंबर होगा, वही कार आएगी चाहे कोई भी कस्टमर आए साहब, तो इसे हम आइडेंटिफाइड एसेट बोलते हैं। एक्स लिमिटेड कहते साहब आपको कार से मतलब है ना, मैंने कहा हाँ, कौन सी कार चाहिए, हमने कहा साहब हमें ना होंडा सिटी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको होंडा सिटी कार दे देंगे। अब कौन सा मॉडल होगा वो हमने बता दिया, लेकिन कार का नंबर फिक्स नहीं है। अब जो भी उसके पास उस दिन होंडा सिटी अवेलेबल होगी साहब, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो बेटा इसे हम लोग ना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, इसे लीज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे नहीं। लीज कॉन्ट्रैक्ट में असेट स्पेसिफाई होनी चाहिए साहब, ये इंडेस 116 नई क्लैरिफिकेशन लेके आया, ठीक। सेकंड थिंग, इंडेस 116 कहता साहब कि जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे एज ए लीज, ठीक है, तो सबसे पहले असेट आइडेंटिफाई हो, दूसरा जो असेट आइडेंटिफाई होगी उस पर राइट टू कंट्रोल हो। अब आप बोलोगे सर राइट टू कंट्रोल का मतलब क्या है, आप मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं एक क्लासरूम लेके बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, मकान मालिक आता है मेरे को कहता साहब कल से आप बच्चों को इस फ्लोर पे नहीं इस फ्लोर पे पढ़ाओगे। अब आप देखिए साहब,
उस मकान को कैसे यूज करना है, उस क्लासरूम को कैसे यूज करना है, क्या मेरी चलती है या उस बंदे की चलती है? सर उस बंदे की चलती है, इसका मतलब उसका राइट टू कंट्रोल है, ये लीज हो ही नहीं सकता। लीज का मतलब साहब असेट आइडेंटिफाई हो, असेट को कैसे यूज करे, कब यूज करे, कहां यूज करे, मतलब जितने आपने बचपन में क्वेश्चन सुन रखे ना, हाउ, वेयर, व्हेन, उन सब का फैसला जो लेता है, अगर वो फैसला असेट को यूज करने वाला व्यक्ति लेता है, मतलब लेसी लेता है, तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? राइट टू कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, इंसेप्शन डेट पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या स्पेसिफाइड एसेट है? हाँ स्पेसिफाइड एसेट है। अगर असेट स्पेसिफाइड है तो क्या आपका राइट टू कंट्रोल है? हाँ हमारा राइट टू कंट्रोल है। तीसरी प्यारी सी घटना, कहता साहब लीज टर्म फिक्स होनी चाहिए, 4 साल, 5 साल, 2 साल। ठीक है, हाँ ये इन्होंने आपको अलाउ कर दिया है, इंडिया 116 ने। अगर आप कंटिन्यू पीरियड पे लीज पे असेट नहीं लेते, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरा सीजनल बिजनेस है साहब, ठीक है, मैं हर साल 3 महीने लीज पे लेता हूं, तो उसको भी सर इन्होंने क्या किया? कवर कर लिया। तो था बदले में लीज पेमेंट होनी चाहिए, बट ये सारी डिटेल क्लैरिफिकेशन आपके AS19 में नहीं थी। अगर आप लिखना चाहो तो सर यहां पे लिख लो, 4 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। सर कौन कौन सा? आइडेंटिफाइड एसेट, राइट टू कंट्रोल ऑन एसेट, थर्ड लीज टर्म, ऐसा कर लो आप, लीज टर्म की जगह लिख लो लीज पीरियड, और फोर्थ होना चाहिए कंसीडरेशन। जिसको हम प्यार से लीज पेमेंट बोलते, ठीक है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सब? लीज पेमेंट। अब इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, राइट टू कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल का AS19 में डिस्कस नहीं कर रखा, ठीक है। चलिए, अगर ये सब कंप्लीट है तो इंड AS 116 में क्या माना जाएगा साहब? लीज माना जाएगा। आगे चलते बेटा, ठीक है। अच्छा, जिस दिन लेसर लेसी को असेट हैंडओवर करेगा यूज करने के लिए, उसे हम प्यार से क्या बोलते? कमेंसमेंट डेट बोलते। तो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंसमेंट डेट कौन सी होती? कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है साहब जिस दिन लेसी लेसी असेट ले लेगा यूज करने के लिए लेसर से, ठीक है। चलिए, इंडेस 116 ये कहता साहब, सबसे पहले आप इंसेप्शन डेट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। तब इंसेप्शन डेट पे जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट लीज है, उसके बाद कमेंसमेंट डेट पे लेसर अपने यहां पे एंट्रियां पास करेगा और लेसी अपने यहां पे एंट्री पास करेगा। तो कमेंसमेंट डेट पे लेसी क्या एंट्री पास करेगा? कहता साहब, कमेंसमेंट डेट पे लेसी एंट्री पास करेगा ROU असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। सर मतलब देखिए बेटा, मैंने आपसे पूछा है लीज लाइबिलिटी निकालो और ROU असेट निकालो, ठीक है। सबसे पहले आंसर, कैलकुलेशन ऑफ लीज। जैसे आप फाइनेंस लीज के अंदर जितनी भी लीज पेमेंटें थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ऐसे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही आपको यहां पे लीज लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव की लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। बस लीज शॉर्ट टर्म ना हो साहब, 12 महीने से कम का ना हो, ठीक है। हालांकि एक एग्जाम्पशन और दे रखी है, लो वैल्यू ऑफ असेट अगर है, जैसे मान लो कोई छोटी मोटी असेट आप लीज पे ले लेते हो, ठीक है, तो उस केस में उसको भी इंड AS 116 में एग्जाम्पशन दी गई है, वहां पे भी आपको ये वाली एंट्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। लीज लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? आपने 1 लाख की पेमेंट की है 5 साल तक, अब 5 साल का आप एन्युटी फैक्टर लेके चलेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू M प्लस 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 3.352, 3,35,200, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये एंट्री आप कब करोगे? कमेंसमेंट डेट पे। मैं लिख दूं? हाँ सर लिख दो आप। कमेंसमेंट डेट पे हम ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सेकंड, ROU असेट इक्वल टू लीज लाइबिलिटी प्लस डायरेक्ट कॉस्ट प्लस एडवांस पे। अगर मान लो बेटा आपने कोई असेट के अगेंस्ट एडवांस पे कर रखा है, तो वो तो आपके लिए, देखिए सर,
मैंने ना 1 जुलाई को एग्रीमेंट किया कि भैया मैं 1 अगस्त से आपके यहाँ पे असेट लूंगा लीज पे, ठीक है। अब जब मैं 1 जुलाई को एग्रीमेंट करके आया तो मैंने आपको 50,000 रुपये टोकन मनी दे दी साहब, ठीक है, जिसको आगे चलकर लीज रेंटल में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो वो 50,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूं साहब लीज को एक्वायर करने के लिए साहब, ठीक है, लीज असेट को एक्वायर करने के लिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हालांकि चलो आप लोगों ने तो AS10 भी पढ़ रखा ना, हाँ सर, AS10 में अगर आपको याद हो तो जब आप AS10 में कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके आते हो तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो सर, उसके अगेंस्ट हम पेमेंटें करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके आते हो, अगर कोई भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या डिस्पोजल कॉस्ट है जो कि असेट की लाइफ के बाद आने वाली, तो उसकी आप पीवी रिकॉर्ड करते हो, उसका जो प्रोविजन निकलता बेटा वो निकलता एज पर AS29 और उसमें डिस्काउंट अलाउड है। अगर आप AS29 पढ़ रहे होंगे तो प्रोविजन पर डिस्काउंट अलाउड नहीं है एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ठीक। इंड AS 37 में सर सारे प्रोविजन डिस्काउंट पे होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे पढ़ा क्या रहे हैं आपको सर, आप हमें इंड AS 116 पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं कोई और रेफरेंस लूंगा साहब तो इंड AS का ही लूंगा। तो इंड AS 37 के अकॉर्डिंग यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। तो उस केस में सर लीज लायबिलिटी कितने की आपकी 335,200। एडवांस पेड कुछ किया नहीं किया, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग नहीं है साहब, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। अगर इनमें से कोई भी खर्चा आ गया तो आप वो ऐड कर देंगे साहब। यहाँ पे मैं जानबूझ के जीरो लिख रहा हूँ साहब ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट आप पे करोगे तो उस केस में सर आप डायरेक्ट कॉस्ट से क्या करोगे, एंट्री कर दोगे साहब, ठीक। चलिए थर्ड एंट्री, ROU असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो मैं टू बैंक और लिख देता हूं यहां पे। अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपने लगाई है, ठीक है, अगर आपने कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है, यहां पे सर आपने नहीं की इसलिए मैं यहां पे स्टार स्टार लगा, ठीक है। चलिए साहब अब आपसे मैं 2-4 बातें पूछता हूं बेटा, इसे हम बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। किसी भी पर्टिकुलर असेट और लायबिलिटी को, किसी भी पर्टिकुलर असेट और लायबिलिटी को सर जब पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन। चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सोच के बताना सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं, 30 सेकंड। बेटा आपने सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन बहुत जगह पढ़ रखा होगा, और अगर मैं बोलूं तो एटलीस्ट एक जगह AS 11 में तो पक्का पढ़ रखा होगा। बैलेंस शीट डेट पर रिकॉग्निशन को सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। आइए आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS 13 में कवर होती है, आप लोगों को पता होगा। हाँ जी सर। अच्छा, AS 13 में लीज प्रॉपर्टी भी कवर होती है? नहीं सर, लीज प्रॉपर्टी तो AS 19 में कवर होती है। बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS 13 वाली और लीज प्रॉपर्टी AS 19 वाली, उनका सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन जो होता है इनिशियली AS 13 और 19 में होता है साहब, सब्सीक्वेंट होता है वो AS 10 में होता है। ऑन द सेम ट्यूनिंग बेटा ROU सेट को जो सब्सीक्वेंटली डील करना आपने, सब्सीक्वेंट डेल्ट बाई इंड AS 116, अरे अरे रे 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 इंड AS 16 सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जैसे AS 10 में करते हो, कैसे करते हो, आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों अलाउड है यहाँ पे। दूसरा, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते साहब आपको डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, तो आप इसे 5 साल में सर डेप्रिसिएट कर देंगे, ठीक है। हालांकि इंड AS 116 में बेटा काफी सारी गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर परचेज ऑप्शन है तो क्या करेंगे, परचेज ऑप्शन नहीं है तो क्या नहीं करेंगे। यहाँ पे सर ऐसा सब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है बेटा। लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी क्या है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पेमेंट है। तो आप लोगों ने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर पढ़ रखा होगा,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सर आप लोगों को अगर याद हो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो होती है उसको मेजर करने के दो मेथड होते हैं, एक सर फेयर वैल्यू मेथड और एक होता है एमोटाइज कॉस्ट मेथड। जितनी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है इनिशियली सब फेयर वैल्यू पे मेजर होती है, सब्सिक्वेंटली सर एमोटाइज कॉस्ट पे मेथड पे मेजर होती है, एक्सेप्ट 5 लाइबिलिटी। ठीक है, ये उन 5 लाइबिलिटी में से नहीं है। जैसे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली लाइबिलिटी होगी, ठीक है, कमिटमेंट होगी आपको मार्केट से सस्ते रेट पे ब्याज देने वाली, ठीक है, आपका सर कोई भी कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन हो गया इंड एस 103 में, ठीक है, तो बेटा वो पे जो 5 कॉम्बिनेशन है तो उनमें से सर ये कोई भी नहीं। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब सर इसे क्या करेंगे आप, एज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैसे दिखाएंगे साहब, एज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, यूजिंग एमोटाइज कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर यूजिंग एमोटाइज कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है? बेटा फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप कैसे दिखाते हो, ओपनिंग लायबिलिटी 3,35,200, फिर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, ब्याज बुक करेंगे 1 साल का 15% के हिसाब से, फिर 1 लाख की पेमेंट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर आप 15% का ब्याज रिकॉर्ड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे 1 लाख की, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे 5 साल की जो टेबल बनाते हैं आप लोग ना, वो टेबल बना लोगे तो इसका अमाउंट 0 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। इंड एस 116 कहता साहब कि जब भी आप लीज है या नहीं आइडेंटिफाई करेंगे इंसेप्शन डेट पे, कमेंसमेंट डेट पे सर लेसी एंट्री करेगा आरओयू सेट अकाउंट टू लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी को सर इनिशियली वो क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, सब्सिक्वेंटली वो एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करेगा। ठीक, चलिए, आरओयू सेट को सर इनिशियली आप किस पर रिकॉर्ड करेंगे, लीज लायबिलिटी के बराबर, प्लस अगर आपने कोई पेमेंट की है, प्लस कोई प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, प्लस आपकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, उस पर आप कैपिटलाइज कर देंगे। सब्सिक्वेंटली उसे क्या करेंगे, इंड एस 16 के अकॉर्डिंग आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, उसके हिसाब से उसे आप ट्रीट कर लेंगे। ठीक, अब मैं 2-4 बातें और डिस्कस करता हूं। लेसर जो होता है, लेसर, उसके लिए फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज एज इट इज है जैसा आपने पढ़ रखा, बस एक एक्सेप्शन बेटा, डीलर के लिए हल्का फुल्का सा ट्रीटमेंट अलग दे रखा, मैन्युफैक्चरर या डीलर के लिए क्या कर रखा, ट्रीटमेंट अलग दे रखा। ठीक, अच्छा, 2-4 बातें बेटा मैं इसी के थ्रू बता देता हूं, फिर हम डिफरेंस पे चले जाएंगे। आप लोगों ने आईआरआर पढ़ा होगा बेटा, आईआरआर क्या होता है, आप जितनी भी लीज पेमेंटें करते हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है साहब, वो फेयर वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, वही तो आईआरआर होता है। देखा, लेसी कैसे एंट्री करता है सर, लेसी एंट्री करता है एज पर एस 19 असेट अंडर लीज टू लेसर, लोअर ऑफ टू, कौन कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू कम होती साहब तो उस केस में आप आईआरआर निकालते हो। बेटा यहां पे आईआरआर निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहां पे आईआरआर के लिए पता आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरआर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे आईआरआर की बात करूं साहब तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ असेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट। चलो बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। जब भी लेसर अपनी एसेट को बेचेगा तो वो जो भी खर्चा असेट के बेचने की वजह से करेगा बेटा उसको वो आईआरआर में कंसीडर करेगा। ठीक है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, आप मेरी बात समझना बेटा, कॉस्ट ना 2 तरह की होती है, एक वो कॉस्ट होती है जो असेट के लीज की वजह से बीयर करनी पड़ रही है, ठीक है, और एक होती है जो जनरली कॉस्ट होनी ही होनी थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने क्या किया साहब, एक बंदे से एग्रीमेंट किया कि भैया मेरी एसेट को लीज पे दिलवा दे किसी को। ठीक है, जिस बंदे से आपने एग्रीमेंट किया उस बंदे ने बोला भैया मैं आपके एसेट को ना लीज पे दिलवा दूंगा लेकिन मेरे को 2% कमीशन चाहिए। आपने कहा भाई एक बात बता, कमीशन कब लेगा, उसने कहा डील होगी तो कमीशन लूंगा, नहीं तो कमीशन नहीं लूंगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट, आपने एक बंदे से और एग्रीमेंट किया कि साहब मेरे को असेट लीज पे देनी, इसकी एडवर्टीजमेंट करानी है। अब जो एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा है चाहे असेट लीज पे जाए या ना जाए आपको पे करना पड़ेगा, उसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोलेंगे साहब। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो असेट लीज पे गई है तो खर्च हुआ है उसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसे प्यार से हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक, आईआरआर निकालने का तरीका अलग है। एएस 19 में जो लैंड बेटा उसको कवर नहीं किया गया है, इंडेस 116 में ऐसा कोई एक्सक्लूजन नहीं दे रखा। ठीक, अब मैं और बातें बेटा अगर आपके साथ बोलूंगा तो हो सकता है सर आपको दिमाग में ना जाए बेटा, इसलिए मैं क्या करता हूं, अब मैं डिफरेंस की समरी निकाल लेता हूं। ठीक है, डिफरेंस की समरी के लिए बेटा हम लोगों ने क्या कर रखा है,
मैं एक समरी देता हूं साहब जिसमें एएस और इंडेस के सारे डिफरेंस दिए गए हैं, तो मैं उस समरी से आपको करा देता हूं। बेटा पेज नंबर 13 देख लेना इसका, और ये समरी बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले कहता साहब लीज की डेफिनेशन, अब आप देखना कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। लीज की डेफिनेशन बेटा कम से कम भी ना 4-5 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, बाकी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा, ठीक। लीज डेफिनेशन, चलो एक काम और करता हूँ, एक दो बातें और आगे दिमाग में ना और पहले बता ही देता हूँ। अच्छा एक बात बताना, आप जो लीज की पेमेंट करोगे लैसी की बुक्स में आप क्या एंट्री करोगे? इंड AS 116 के अकॉर्डिंग आप एंट्री करोगे ROU asset टू लीज लाइन, ठीक। ये 0 पीरियड पे एंट्री करोगे। ईयर 1 पे आप क्या एंट्री करोगे? सर हम ईयर 1 पे एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट टू लीज लायबिलिटी, फिर लीज लायबिलिटी टू बैंक। इसका मतलब सर जो 1 लाख इंस्टॉलमेंट है उसके दो टुकड़े हैं, एक आप ब्याज का टुकड़ा, एक प्रिंसिपल का टुकड़ा है। सर वो जो ब्याज का टुकड़ा और प्रिंसिपल का टुकड़ा बेटा उन दोनों टुकड़ों को इंड AS के अकॉर्डिंग कैश फ्लो में आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखानी, क्या दिखानी है? कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखानी, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का टुकड़ा सर उसे P&L अकाउंट में चार्ज करना, ठीक। लीज लायबिलिटी को सर आप एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएंगे इंड AS के अकॉर्डिंग, उसे आप करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक। जैसे मान लो मेरे पास ना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी एक लीज लायबिलिटी आई मान लो 3 लाख की, मेरी 5 लाख की और दूसरी लायबिलिटी भी थी, 8 लाख की तीसरी लायबिलिटी थी। तो लीज लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट में अलग से दिखा सकते हैं लीज लायबिलिटी, या उनके साथ जोड़ के दिखा सकते हैं, उस केस में आपको नोट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। जब आप असेट को लीज पे लेके आते हो तो आप एंट्री करते हो ROU असेट। तो जब आप ROU असेट दिखाते हो साहब, तो उसको या तो आप सेपरेट आइटम दिखा दो ROU असेट। जैसे मान लो मैं बिल्डिंग को लीज पे लेके आया, या मैं उसको बिल्डिंग के साथ मर्ज करके दिखा दूंगा, उस केस में मेरे को नोट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग में इतनी ROU असेट इंक्लूड है, ठीक। जब आप किसी बंदे से असेट को लीज पे लेते हो साहब, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन में चेंज आ जाता है। जो भी टर्म एंड कंडीशन में चेंज आता है साहब उसको प्यार से मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इंड AS 116 में मॉडिफिकेशन को कवर किया गया साहब, AS 19 में मॉडिफिकेशन को कवर नहीं किया गया। मैं आपको बता देता हूं साहब, जैसे मान लो मैंने क्या किया, असेट को 10 साल के लिए लीज पे ले लिया, 1 साल के बाद कहा नहीं यार असेट को ना 8 साल तक रखते हैं या 12 साल तक रखते हैं। मैंने 2000 स्क्वायर फीट जगह लिया, मैंने कहा नहीं 3500 स्क्वायर फीट जगह लेते, 1500 स्क्वायर फीट जगह लेते, 800 स्क्वायर फीट जगह लेते। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन, ठीक। आइए लीज डेफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे साहब, बेटा आप अपने आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, मेरे साथ पढ़ो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहता है साहब, AS 19 में अच्छा सॉरी इंड AS 116 में पढ़ते हैं, सिमिलर टू दैट AS 19 डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बट इन इंड AS 116 देयर इज सब्सटेंशियल चेंज इन द गाइडेंस ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको 4 कंडीशन बताया ना, आपको चारों चेक करनी पड़ेगी। द चेंज प्राइमरली रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए लीज और नॉट, राइट टू कंट्रोल जो मैंने बताया साहब, ठीक है। अंडर इंड AS 116 द डेफिनेशन ऑफ लीज इज सिमिलर टू इन AS 19, हाउएवर गाइडेंस पार्ट गिवन देयरिन इज डिफरेंट, ठीक। चलिए मॉडिफिकेशन सर इंड AS 116 में कवर है, यहाँ पे कवर नहीं है, ठीक है। इंड AS 116 में सर लैंड को एक्सक्लूड नहीं किया गया, यहां पे लैंड को एक्सक्लूड किया गया, लेकिन इंड AS 116 में सर दो चीजों को क्लैरिफिकेशन कर दिया, इंसेप्शन ऑफ लीज और इंसेप्शन ऑफ लीज और कमेंसमेंट ऑफ लीज, मैं दोनों बता चुका हूं। AS में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन, AS 19 रिक्वायर ए लेसी टू क्लासिफाई लीज एज आइदर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। Eliminate the classification of lease for a lessee. Introduce a single lease accounting model which require lessee to recognize ROU. ROU बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, ROU asset है, ROU asset and liability for all leases unless it apply the recognition exemption apply, ठीक है। recognition exemption apply आप लिखना चाहो तो लिख लेना, दो चीजों के ऊपर recognition मतलब exemption apply है साहब, एक लो वैल्यू asset पे और एक शॉर्ट टर्म लीज पे, ठीक है। चलिए अच्छा बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग सेल एंड लीज बैक के केस में क्या करते थे? सर हम लोग ना सेल एंड लीज बैक के केस में अगर फाइनेंस लीज है तो जो भी गेन और लॉस होता था उसे डेफर्ड करते थे और ओवर द पीरियड उसे एमोर्टाइज करते थे। किस रेशो में? डेप्रिसिएशन की रेशो में, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप असेट को बेच के वापस लीज पे लेते हो तो फाइनेंस लीज के अंदर आप गेन और लॉस को डेफर्ड करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो? सर उसके बाद हम लोग पता क्या करते हैं, उसे डेप्रिसिएशन की रेशो में एमोर्टाइज कर देते हैं, ठीक है। इंड AS 116 में 2-3 बातें नहीं आ गई। पहली बात, आप जब किसी को असेट बेचोगे तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि 115 में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। 115 के 5 स्टेप आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर 115 के 5 स्टेप ट्रांसफर हो भी गए
मतलब अप्लाई हो गया और आपने सेल बुक भी कर ली, तो उस केस में सर जब आप सेल करते हो तो आप पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। क्यों सर? देखिए मेरी बात सुनो, आपके पास एक असेट है 4 लाख रुपए की, ठीक है, आपने उसे 5 लाख पे बेच दिया और वापस लीज पे ले लिया। और जब वापस लीज पे लोगे, जब आप बेचोगे तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको। हाँ जी, जब आप वापस उसे लीज पे लोगे तो आप अपने यहाँ पे एंट्री डालोगे आरओयू असेट टू लीज लायबिलिटी, बिल्कुल डालेंगे सर। तो आरओयू असेट, आप देखिए आपकी सेट कितने की है, तो 4 लाख की बुक वैल्यू है। अच्छा, मार्केट में कितने की? 5 लाख की। अब आरओयू सेट तो जो निकलेगा वो लीज लायबिलिटी के बराबर निकलेगा। आपने कहा हाँ जी सर, मान लो वो 3,20,000 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, जो असेट है उसको भी प्रोपोर्शनेट रिकॉर्ड करोगे, और जो गेन हो आपको 1 लाख का, आप पता कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप बोलोगे 1 लाख का गेन होता अगर सारी एसेट में बेच देता। अब सारी एसेट तो मैंने बेची नहीं, इसका मतलब मैंने कितनी बेची साहब? 320 डिवाइड बाई 5 लाख, तो इतना मैं गेन माइनस कर दूंगा, तो ये बाकी जो डिफरेंस है उतना मैं प्रॉफिट और लॉस बुक कर लूंगा। आप इतना टेक्निकल याद मत कीजिए, आप 2-3 बातें याद कर लीजिए। पहली बात, इंड AS 116 में जब आप सेल एंड लीज बैक करते हो तो 115 की गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी। दूसरा, आप ये पढ़ लीजिए साहब कि जब आप असेट को सेल एंड लीज बैक पे करते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट गेन और लॉस बुक करना पड़ेगा। डेफरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तीसरी घटना आप ये पढ़ सकते हैं कि अगर 115 की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये सेल एंड लीज बैक माना नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोन की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सपोज करो मैंने आपको असेट बेच दी और वापस लीज पे ले ली और 115 की कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो जब मैं आपको वापस लीज पे लूंगा साहब तो उसे एक सेपरेट ट्रीटमेंट करना आपने। जब मैं आपसे पैसे लूंगा असेट बेच के तो उसे आपने लोन ट्रीट करना। मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी, आपके लिए फाइनेंशियल असेट बन जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति असेट को बेच के वापस लीज पे लेता है उसे हम पता क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साहब सेलर लेसी, और जो खरीदता साहब उसे बायर बोलेंगे, और वापस लीज पे देता क्या बोलते हैं? बायर लेसर, ठीक। एक बात और बताता हूं साहब आपको ना, इस डिफरेंस की बात बताऊंगा, ठीक है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, देखिए AS 19 में पढ़िए क्या लिखता है। इफ ए सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन result in a financial liability deferred profit oblique loss and amortized in the ratio of depreciation, ठीक। gain oblique loss for a complete sale is calculated differently. The amount of gain oblique loss should reflect the amount that relate to right of transfer to the buyer lessor, ठीक है। buyer lessor कौन होता है बेटा? जिसने असेट को एक्वायर करके लीज पे दिया, ठीक। चलिए, Ind AS 116 require a seller lessee and a buyer lessor to use the definition of a sale as per Ind AS 115 to determine whether a sale has occurred in a sale and leaseback transaction. If not satisfy the requirement of Ind AS 115, then the seller lessee shall recognize a financial liability and buyer lessor shall recognize as per Ind AS financial asset as per Ind AS 10, ठीक है। मतलब जिसने पैसा दिया है साहब वो एज ए फाइनेंशियल एसेट मानेगा और जिसने पैसा लिया एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेगा, ठीक है। आइए आपको मैं यहां पे एक छोटी सी बात बताता हूं। राम ने मोहन को असेट लीज पे दे दी, तो आप राम को क्या बोलते हो? सर हम लेसर बोलते हो, वेरी गुड। और मोहन को सर हम लेसी बोलते हैं। बेटा इसको ना हम टेक्निकली कस्टमर भी बोल सकते और इसको हम सप्लायर, ठीक है। चलो एक क्लैरिफिकेशन वैसे दे दिया आपको, ठीक। आइए, ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो शुरू में कॉस्ट लगे, ठीक है। देखिए, फाइनेंस लीज लेसर अकाउंटिंग, लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज, लेसर की बुक्स में सर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज आज भी है, लेसर की बुक्स में नहीं है, लेसर की बुक्स में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंस लीज लेसर अकाउंटिंग, नॉन मैन्युफैक्चरर ओब्लिक नॉन डीलर। बेटा नॉन मैन्युफैक्चरर और नॉन डीलर कौन सा होता है? मेरा काम कार को खरीदना बेचना है और कार को मैं रेगुलरली लीज पे देता हूं, तो बेटा मैं मैन्युफैक्चरर या डीलर बोला जाऊंगा, ठीक है। मेरा काम सर कार को रेगुलरली खरीदना या बेचना नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कार को सर क्या किया? लीज पे दे दिया, तो बेटा मैं क्या बोला जाऊंगा? नॉन मैन्युफैक्चरर या नॉन डीलर, ठीक। क्या लिखता है? either recognized as expenses immediately or allocated against the finance income over the lease term। और ये जो बोला ना मैंने फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म, इसको IRR में कंसीडर करते हैं वो लोग, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन द फाइनेंस लीज रिसीवेबल। मतलब पता है वो क्या कर रहा है? अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर या डीलर हो तो यहाँ पे तो आप IRR में लेके चलते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे साहब? यहाँ पे आप या तो उसे खर्चा मान लोगे इमीडिएटली या IRR में ले लोगे। मतलब यहाँ पे एक चॉइस ज्यादा इंड AS में, ठीक। मैन्युफैक्चरर या डीलर, बेटा यहाँ पे आप दोनों केस में खर्चा सेम मान के चलते हो, ठीक है। इसने वैसे डिफरेंस में डाल दिया। ऑपरेटिंग लीज लेसर अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग लीज में सर लेसर की अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए
either deferred or and allocated to income over the lease term in proportion to the recognized of rent income or recognized as expense in the period in which incurred. ठीक, added to the carrying amount of the lease asset and recognized as expenses over the lease term as the same basis as lease income. बेटा पता आपको, जैसे आप क्या करते हो, सारे लीज को जोड़ के उसे ओवर द पीरियड एमोटाइज करते हैं ना, तो वो कह रहा साहब. ठीक, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लेस ही लिख सकते हैं साहब, नहीं जरूरत ही नहीं, चलो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अलग से है. ठीक है, कंटेन क्लियर डेफिनेशन ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा, यहाँ लेस मत लिखना बेटा, क्योंकि ना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बता रहा है. फर्दर डिफाइन द टर्म इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज हैज बीन मॉडिफाइड इन इंड AS 116. यहाँ पे गाइडलाइंस डिफरेंट दे रखी. ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कैश फ्लो में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, P&L में कैसे दिखाएंगे. उसने बोला साहब यहाँ पे ना काफी सारे चेंज है, यहाँ पे गाइडलाइंस डिफरेंट दे रखी. ठीक है बेटा, कुछ ना क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन भी मांगता वो भाई, जब आप असेट को लीज पे लेते हो ना, तो आपको कुछ क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. इंड AS के अकॉर्डिंग, AS के अकॉर्डिंग आपको वो सब अलग गाइडलाइंस में दिया गया. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम के लिए आप इन 3 डिफरेंस को कैसे पढ़ सकते हो. आप ऐसे पढ़ सकते हो, इन द फॉलोइंग 3 केसेस डिफरेंट गाइडलाइंस इज गिवन इन AS 19 इन कंपैरिजन टू इंड AS 116. किस में, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. देयर आर ए नंबर ऑफ चेंज इन द डिस्क्लोजर रिलेटिव टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग ट्रांजेक्शन. For example, entity are required to disclose the nature and risk arising from lease transaction. Also, in case of lessor, there are changes in the disclosure of maturity analysis of lease payment receivable. ठीक बेटा, जैसे यहाँ पे तो डिस्क्लोजर कैसे देते हैं आप, 0 से 1 ईयर, 1 to 5 ईयर, यहाँ पे गाइडलाइन सर डिफरेंट दे रखी. ठीक, चलिए अब मैं आपको बेटा कार्व आउट कराऊंगा, लेकिन कार्व आउट कराने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ कार्व आउट है क्या. बेटा हमारे इंडिया में इंड AS अप्लाई होते हैं. ठीक है, इंड AS के कोरस्पोंडिंग या तो IFRS होगा या IAS होगा. ठीक, जिस भी इंड AS का नंबर 101 से लेके है सब, उसके अगेंस्ट IFRS होगा, और जिस भी इंड AS का नंबर क्या होगा, जिस भी इंड AS का नंबर बेटा 1 से लेके होगा, उसके अगेंस्ट IAS होगा. ठीक है, आपको मैं 1-2 बातें बता देता हूं कार्व आउट कराने से पहले. आइए बेटा, कार्व आउट कराने से पहले आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूं. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देखिए चलो आपको मैं AS 13 की लैंग्वेज में बताता हूँ, ऐसे बेटा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने इतनी डिटेल में इंड AS नहीं पढ़ रखे होंगे. ठीक, AS 13 में इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है साहब, AS 13 में, क्योंकि बेटा कार्व आउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे सर एक शेयर में होती है, एक डिवेंचर में होती है, और एक प्रॉपर्टी में. ये AS 13 है, इंड AS. ये दोनों कवर हो गए साहब, 32, 109 एंड 107, जिसके कोरस्पोंडिंग क्या क्या है, IAS 31 है, IFRS 9 है, IFRS. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी को बेटा इंडिया में दिखाया गया है इंड AS 40, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, और इसके कोरस्पोंडिंग IAS 40. आप लोगों ने ना सुन रखा होगा, जो इंड AS है, IFRS है, वो कॉस्ट बेस पे चलते हैं या फेयर वैल्यू के बेस पे चलते हैं, बोलो. जो आपके इंड AS या IFRS है, वो फेयर वैल्यू के बेस पे चलते हैं या कॉस्ट बेस पे चलते हैं. मैं बता दूं आप लोगों को, मैक्सिमम IFRS और इंड AS बेटा कॉस्ट बेस पे चलते हैं. नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें सब पता सर फेयर वैल्यू के बेस पे चलते हैं. बेटा मैक्सिमम इंड AS फेयर वैल्यू के बेस पे चलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है साहब, इंड AS 40 को हम हमेशा किस में दिखाते हैं, कॉस्ट, और IAS दिखाता फेयर वैल्यू. अब इंड AS 40 का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. देखो ना, अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो इसको तो बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा मैं ना, इन्वेस्टमेंट. ठीक, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40 का था. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड या बिल्डिंग जिसके आप खुद मालिक हो या आपने किसी से लीज पे ले रखा है और आगे ऑपरेटिंग लीज पे दे रखा है. बोलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हो खुद. प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग या दोनों कवर है. मैं ऐसे बोलता हूं, आप एक लैंड के या बिल्डिंग के या दोनों के मालिक हो, या आपने लैंड बिल्डिंग को या दोनों को सब लीज पे ले रखा है.
और आगे किसी को लीज पे दे रखा एज ए ऑपरेटिंग लीज। अब आप बोलोगे सर इंड AS 116 में तो क्लासिफिकेशन है ही नहीं लीज का, ऑपरेटिंग और फाइनेंस है बेटा, लेसर के लिए है। जब आप असेट को लीज पे लेके आगे किसी और को सब लीज पे देते हो तो आप लेसर बन जाते हो इसमें, ठीक है। तो लेसर के लिए सर क्लासिफिकेशन है किस किस में, ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में। फिर से बोलो किस किस में, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, ठीक है। अब आप किसी और बंदे से जब प्रॉपर्टी को लेके आगे लीज पे देते हो, ठीक, तो उस केस में सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। अब सबसे बड़ा कार्व आउट क्या है, अगर इंड AS 116 की बात करूं मैं, तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पे ले लिया तो उसके ऊपर इंड AS 116 अप्लाई होगा। आप एंट्री करोगे ROU असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, यही एंट्री करोगे, हाँ जी सर। अच्छा, अब ये जो ROU असेट है, अगर आप इसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यूज करते हो, मेरी वर्डिंग सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसे अपने बिजनेस में यूज करते हो तो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनेगा इंड AS 16 में, जहां पे आप या तो कॉस्ट पे दिखा सकते हैं या रिवैल्यूएशन कर सकते हैं साहब, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे आगे लीज पे दे देते हो तो सर ये फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सर आप सिर्फ और सिर्फ इसे कॉस्ट पे दिखा सकते हैं साहब, क्योंकि इंड AS 40 कॉस्ट को लेके चलता है। लेकिन इंटरनेशनली IAS 40 में फेयर वैल्यू पे दिखाया जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता। तो कार्व आउट क्या बन गया, अगर आपके पास कोई भी ROU असेट है और आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखते हो तो आप उसे कॉस्ट पे ही दिखाओगे, लेकिन इंटरनेशनली सर उसे किस पे दिखाया जाता है, फेयर वैल्यू पे। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आपको मैंने बताया था कि जो लीज लायबिलिटी में पेमेंट की आपने 1 लाख पर एनम, क्या इससे आप एज पर इंड AS 116 को अगर आप इंड AS 109 के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप जो पेमेंट करोगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में 1 लाख, क्या पूरी प्रिंसिपल की पेमेंट है या कुछ इंटरेस्ट की भी पेमेंट है? आप बोलोगे सर कुछ इंटरेस्ट की कुछ प्रिंसिपल की। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है साहब इंड AS 116 में कैश फ्लो में उसको फाइनेंस एक्टिविटी माना गया है। क्या माना गया साहब, फाइनेंस एक्टिविटी। लेकिन IFRS की दुनिया में सर आइदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप इसे ऐसे पढ़िए, लीज लायबिलिटी के कंपोनेंट में जब आप पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट साहब आप क्या दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाएंगे कैश फ्लो में। लेकिन इंटरनेशनली साहब आइदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई थिंक बेटा मैंने दोनों कार्व आउट आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब आइए पढ़ते हैं कार्व आउट। कहां भाग गया, अच्छा मेरे कार्व आउट, ये देखो लीज के कार्व आउट। कार्व आउट 1, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IFRS 16, इंड AS 16। IFRS 16 paragraph 34 of IFRS 16 provide that if lessee apply fair value model in IAS 40 मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे to its investment property, it shall apply that fair value model to ROU asset that meet the definition of investment property। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कब मीट करेगी, जब आप असेट को लीज पे लेके आगे लीज पे देते हो, ठीक है। इंड AS 116 में क्या हुआ साहब, ये पैरा ही डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि सर हमारे यहाँ तो कॉस्ट मॉडल चलता है। सिंस इंड AS 40 investment property does not allow the use of fair value model, consequently reference to of the same appearing anywhere under IND AS 16 has been deleted। ठीक, चलिए इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी क्लासिफिकेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। IFRS से पहले मैं इंड AS पढ़ाता हूँ सब, ठीक। इंड AS 116 to specify that cash payment for interest portion of lease liability will be classified as फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हम लोग इंडिया में इंड AS में फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं, लेकिन वहां क्या बोल दिया उसने, पैराग्राफ 50B IFRS 16 to classify cash payment for interest portion of lease liability applying requirement of IAS 7 statement of cash flow। बेटा जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 में बोलते हैं ना, इंड AS में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो साहब, ठीक है। IAS 7 प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ ट्रीटिंग इंटरेस्ट पेड एज ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों में से एक ऑप्शन दे दिया साहब, ठीक है। और ये रीजन में सर मेंशन कर दिया। बेटा मेरे को तो ये लग रहा है कि पेपर खोलते ही आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। इसलिए बेटा मैंने कार्व आउट और आराम से कराया, आपको पूरा बेस बताया, ठीक। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इंड AS 116 कवर किया। हालांकि मैं बता देता हूँ बीच में जब मैं आपको डिफरेंस करा था तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसका रीज़न क्या साहब कि आपको बेटा कहीं ना कहीं खुद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो बताने के लिए सिर्फ बहुत सारा बैकग्राउंड है। अगर मैं थोड़ा स्लो हो जाता ना तो मैं बैकग्राउंड में चला जाता साहब, जो कि आपके लिए बेटा नेगेटिव हो जाता, ठीक। हाँ, अब आपको इंड AS 116 का एक अच्छे से आइडिया आ गया होगा, ठीक। बेटा इस वीडियो को आपने हर बच्चे के साथ शेयर करना है, क्योंकि ओल्ड कोर्स में अमेंडमेंट कवर जनरली नहीं हो पाती, लेकिन बेटा मैं आपको सारी अमेंडमेंट कवर कराऊंगा। और मैं आपको जाते जाते आपको बता देता हूँ साहब, मैंने अमेंडमेंट कवर कराई दी,
बल्कि नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो भी आएगी सर प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा आपसे, मैं बिल्कुल कवर कराऊंगा। ठीक, अच्छा एक बात बेटा मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ओल्ड कोर्स की अराउंड 60% रिवीजन वीडियो बेटा मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल और सबके साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।